नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है रोहित सिंघल और आज हम पढ़ रहे हैं डेप्रिसिएशन। हमने लास्ट टॉपिक जो कवर किया था बेटा वो था स्टॉक वाला, आपको याद होगा। ठीक है, तो आज हम डेप्रिसिएशन से चालू करते हैं। डेप्रिसिएशन में आपको मेन बात याद रखनी है, इस पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 10 अप्लाई होता है। ठीक है, AS10 का नाम है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। क्या नाम है? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। क्लियर? चलो आगे चलते हैं। एक चीज़ और ध्यान रखनी है अपन को, पहले क्या होता था, एक AS नंबर 6 था। ठीक है, वैसे ये सब AS और आपके अभी है नहीं कोर्स में, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ। पहले AS नंबर 6 होता था डेप्रिसिएशन का। अब वो AS6 इन्होंने हटा दिया क्योंकि इसमें क्या है, काफ़ी पुरानी बातें लिखी हुई थी। अब केवल AS नंबर 10 है। ठीक है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट होते क्या है वैसे? फिक्स असेट। और आपको तो पता ही है कि डेप्रिसिएशन किस पे लगता है? फिक्स असेट पे। ठीक है, दिस इज मी। अब अपन आते हैं इंट्रोडक्शन पे। तो डेप्रिसिएशन किस पे लगाना है? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, जो टेंजिबल आइटम है। तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट होते क्या है? मेनली जो यूज़ के लिए काम में आते हैं ना, सेल के लिए काम में नहीं आते। जैसे प्लांट एंड मशीनरी है, तो प्लांट एंड मशीनरी आप बेचते हो या फिर बिजनेस में काम में लेते हो? या फर्नीचर बताओ सर, ये सब तो बिजनेस में काम में आते हैं। तो बस ये सब क्या है, अपनी फिक्स सेट है। ठीक है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए भी काम में आ सकते हैं, जैसे कंप्यूटर है तो कंट्रोल बिजनेस में इस्टेब्लिश करते हैं अपन कंप्यूटर के थ्रू, है ना। अगर कंप्यूटर होता है तो कंट्रोल अच्छा होता है कंपनी में एम्प्लॉयज़ के ऊपर। और प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? इट इज़ एक्सपेक्टेड टू यूज़ फॉर मोर देन पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। मतलब अपन को पता है ना कि फिक्स एसेट जो होती है वो होती है जो 1 साल से लॉन्ग टाइम के लिए यूज़ आती है, और करंट एसेट होती है जो 1 साल से कम यूज़ आती है। ठीक है, अच्छा। तो अपन बोल रहे हैं इसको फिक्स एसेट, कॉमन पैरेलेंस में मतलब नॉर्मली जो अपन बोलते हैं। ठीक है, एज पर शेड्यूल 2 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। शेड्यूल 2 आप बाद में पढ़ोगे जब आप IP इंटरमीडिएट में आ जाओगे CA के। तो डेप्रिसिएशन जो है, डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन दे रहा है ये ना। डेफिनेशन आप चाहो तो याद कर सकते हो। डेप्रिसिएशन मतलब क्या है? सिस्टमेटिक एलोकेशन ऑफ द डेप्रिशिएबल अमाउंट। अच्छा, डेप्रिशिएबल अमाउंट क्या होता है? अपन डेप्रिसिएशन लगाते हैं कॉस्ट में से स्क्रैप वैल्यू लेस करके। स्क्रैप वैल्यू पता है आपको क्या होता है? स्क्रैप वैल्यू को अपन साल्वेज वैल्यू भी बोलते हैं। सर ये मतलब क्या होता है इसका? देखो, जैसे मान लो आज आप एक एसेट खरीदो 5 लाख की, और इसकी लाइफ है 10 ईयर्स की। अब 10 साल बाद तो ये एसेट ख़त्म तो नहीं हो जाएगी ना, लेकिन मान लो इसकी अब 10 साल बाद जो वैल्यू है 60,000 रुपये है। आप OLX पे बेचने जाओगे या कहीं पे भी बेचने जाओगे तो 60,000 की बिक जाएगी। तो ये क्या होती है? इसकी स्क्रैप वैल्यू। ठीक है, तो आप पूरे 5 लाख पे डेप्रिसिएशन लगाओगे क्या? नहीं, 5 लाख में से 60,000 रुपये माइनस करके केवल बचे हुए 440 पे ही डेप्रिसिएशन लगाएंगे, 440 पे। तो जो 440 का अमाउंट है उसे बोलते हैं डेप्रिशिएबल अमाउंट। ठीक है, कॉस्ट में से डेप्रिशन, कॉस्ट में से स्क्रैप वैल्यू को लेस करके आता है ये अमाउंट। ओवर इट्स यूजफुल लाइफ, सेकंड इंपॉर्टेंट टर्म है। यूजफुल लाइफ पर डेप्रिशन लगाना चाहिए। देखो, दो तरह की लाइफ होती है। एक तो होती है एसेट की फिजिकल लाइफ। फिजिकल लाइफ को इकोनॉमिक लाइफ भी कहते हैं। और एक होती है यूजफुल लाइफ। अच्छा ये बताओ, मोबाइल्स पे डेप्रिशन लगता होगा नहीं लगता होगा आपके हिसाब से? मोबाइल फिक्स एसेट है या नहीं है? बिल्कुल सर, मोबाइल तो फिक्स एसेट ही होती है। ठीक है, तो मोबाइल पे भी क्या लगता है? डेप्रिसिएशन लगता है। अब मुझे एक चीज़ बताओ, आपके आपके पास एक मोबाइल है, ठीक है, तो वो कितने साल तक आप चला सकते हो? मान लो आपने 10,000 का एक मोबाइल खरीदा, तो आप कितने साल तक अगर उसको चलाना चाहो तो चल जाएगा? उसकी कैपेसिटी कितनी है? मान लो आपके पापा को दे दो वो मोबाइल, है ना, तो पापा कितने साल तक चला सकते हैं आपके? सर आराम से 2 साल तक तो कम से कम चला ही लेंगे, 2 साल से भी ज़्यादा चला लेंगे, हो सकता है 4 साल भी चला ले पापा तो, है ना। लेकिन स्टूडेंट्स की आजकल टेंडेंसी मैंने जो देखी है वो क्या है, वो हर 6 महीने के अंदर या 1 साल के अंदर अंदर मोबाइल बदलना चाहते हैं। ठीक है, तो बताओ जरा, 4 साल उसकी क्या है? फिजिकल लाइफ है। और ये 6 महीने या 1 साल कौन सी लाइफ है? यह है इकोनॉमिक लाइफ, सॉरी यूजफुल लाइफ। फिजिकल लाइफ और इकोनॉमिक लाइफ एक ही होती है ना। तो मान लो आप है ना 1 साल तक मोबाइल चलाओगे, ठीक है, और रियल में वो चल सकता है आराम से 4 साल तक।
तो बताओ डेप्रिसिएशन कितने साल में लगाना चाहिए आपको, 1 साल या 4 साल? सर हम तो केवल 1 साल ही चलाएंगे, तो 1 साल में डेप्रिसिएशन लगाना चाहिए। समझ में आया आपको? तो डेप्रिसिएशन कितने ईयर्स में लगाया जाता है उसकी यूजफुल लाइफ में। तो यूजफुल लाइफ नॉर्मली ज़्यादा होती है, कम होती है? कम होती है। तो कौन सी लाइफ ज़्यादा होती है? इकोनॉमिक लाइफ ज़्यादा होती है एसेट की। आप डेप्रिसिएशन ये मत समझना कि आपने 11th में पढ़ रखा है तो अपना बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। अभी आपको पता लगेगा कि जब अपन आगे बढ़ेंगे कि डेप्रिसिएशन ऐसा नहीं है जो अपन केवल 11th में पढ़ते हैं, वो तो है ही, उसके अलावा भी कई ज़्यादा पॉइंट हैं। तो घबराने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि भाई नया है, आप ये मत समझिए कि डेप्रिसिएशन जो 11th वाला अपन को पूरा दे दिया एज इट इज़। तो एक इकोनॉमिक लाइफ है, एक यूजफुल लाइफ है। समझ में आया क्या आपको? तो अपन ये याद रखेंगे कि डेप्रिसिएशन कौन से ईयर में लगाते हैं, कितने ईयर में, यूजफुल लाइफ में। इकोनॉमिक लाइफ को दूसरा नाम क्या कहते हैं? फिजिकल लाइफ। दोनों में से बड़ी कौन सी लाइफ होती है? इकोनॉमिक लाइफ, है ना। इकोनॉमिक लाइफ मतलब कितने साल असेट रियल में चल सकती है। यूजफुल लाइफ मतलब कितने साल आप चला रहे हैं। तो यूजफुल लाइफ कम क्यों होती है? क्योंकि टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है, मेन रीज़न ये होता है, ठीक है। तो बोल रहा है कि डेप्रिसिएशन इज द सिस्टमेटिक एलोकेशन। एलोकेशन मतलब पीएनएल में डालते हैं ना अपन एक्सपेंस को डेप्रिसिएशन के। डेप्रिशिएबल अमाउंट, डेप्रिशिएबल अमाउंट मतलब कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। और डेप्रिशिएबल अमाउंट बता रखा है कॉस्ट ऑफ एन एसेट लेस इट्स रेजिडुअल वैल्यू। रेजिडुअल वैल्यू मतलब स्क्रैप वैल्यू, है ना। रेजिडुअल मतलब क्या होता है? बचा कुचा। तो स्क्रैप वैल्यू, साल्वेज वैल्यू, रेजिडुअल वैल्यू, कुछ भी बोल लो, बात एक ही है। और यूजफुल लाइफ क्या है? जितने साल वो असेट एक्सपेक्टेड है कि वो यूज़ होगी। अच्छा, अब एक मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। जब अपन असेट की लाइफ की बात करते हैं तो जरूरी है केवल लाइफ ईयर्स में हो असेट की? हम्म क्या मैं आपसे पूछूं, क्या लाइफ असेट की किलोमीटर में भी हो सकती है क्या? या फिर असेट की लाइफ नंबर ऑफ प्रोडक्शन यूनिट्स में भी हो सकती है क्या? या असेट की लाइफ नंबर ऑफ आवर्स में भी हो सकती है क्या? तो आंसर इज ऑल करेक्ट। ऐसा नहीं है कि केवल ईयर्स में होती है। अपन 11th में क्या पढ़ते हैं कि असेट 5 लाख की खरीदी, असेट की लाइफ है 10 ईयर्स। ज़रूरी नहीं है केवल 10 साल ही असेट की इसी तरीके से बोला जाए। मान लो आप है ना, एक पर्सन है, ऊबर खरीदता है, ओला ऊबर के लिए कार चलाता है। तो वो कार खरीदता है और वो ऊबर के लिए चलाता है, UBER अपन जानते हैं, ओला ऊबर आती है। तो उसके लिए कार चलाता है वो, ठीक है। अब वो कार जो है उसने खरीदी है 5 लाख रुपए की। अब वो कंपनी से लाइफ पूछ रहा है कितने साल चलेगी। तो पता है कंपनी क्या जवाब देगी? कंपनी बोलेगी भैया आपके चलाने पे डिपेंड करेगा। मान लो एक तो आप लोग कार खरीदो और एक वो जो टैक्सी है, वो पर्सन जो टैक्सी के लिए यूज़ करेगा वो कार खरीदे। आप लोग तो केवल कार को पर्सनल यूज़ के लिए चलाओगे, डेली ज़्यादा से ज़्यादा 5-10 किलोमीटर चलाओगे। लेकिन वो जो ऊबर वाला पर्सन है वो तो डेली 50-100 किलोमीटर कितने भी चला सकता है। तो लाइफ क्या बताओ ईयर्स में होना करेक्ट है कि हमेशा? नहीं। इस केस में ओला ऊबर वगैरह जो टैक्सीज होती हैं उनकी लाइफ किस में होती है? किलोमीटर्स के अंदर, ठीक है ना। मतलब हर कार की लाइफ को अपन किलोमीटर में कह सकते हैं, जरूरी नहीं ओला ऊबर की। समझ में आया क्या? तो मान लो जैसे एक कार आपने 5 लाख की खरीदी है, तो उसने बोला जो कंपनी है कि 1 लाख किलोमीटर कार चल सकती है। अब डिपेंड करता है कि आप 1 लाख किलोमीटर कितने साल में चलाते हो। अगर आप 10 साल में चलाओगे तो 10 साल लाइफ है। अगर आप 5 साल में 1 लाख किलोमीटर चला दोगे तो 5 साल ही लाइफ है। समझ में आएगा? तो ज़रूरी नहीं है केवल असेट की जो लाइफ है वो ईयर्स में होती है, किलोमीटर में भी हो सकती है। अच्छा, मैंने बोला था आवर्स में भी हो सकती है। आवर्स में कैसे? अब कोई मशीन है, मशीन आपने 5 लाख की खरीदी, ठीक है। उसका फिक्स है कि वो 10,000 आवर्स ही रन करेगी। उसके बाद फिर वो बाकी टाइम पे नहीं चल पाएगी, है ना, ठीक है ना। अब लाइफ इसमें ईयर्स में नहीं है। अगर आप 10,000 आवर्स को 1 साल में ख़त्म कर दोगे तो मशीन फिर काम नहीं करेगी। उसके बाद अगर 2 साल में ख़त्म करोगे 10,000 आवर्स को तो आप बोलोगे 2 साल की लाइफ है। तो मतलब लाइफ किस में हो रही है यहाँ पे? आवर्स में। समझ में आया? ज़रूरी नहीं है कि एसेट की लाइफ ईयर्स में हो। आपने आपके स्कूल्स में, कॉलेजेस में कहीं पे प्रोजेक्टर देखा होगा, ठीक है। प्रोजेक्टर के अंदर पता है क्या होता है? लेंस होता है एक। उस लेंस की लाइफ आवर्स के हिसाब से डिसाइड होती है, ना कि ईयर्स के हिसाब से। आए समझ में? चलो, तो यूजफुल लाइफ क्या है कि यूजफुल लाइफ ओवर विच असेट इज एक्सपेक्टेड टू बी अवेलेबल फॉर यूज बाय द एंटिटी। और ये यूजफुल लाइफ ईयर्स में ना हो के प्रोडक्शन यूनिट्स भी हो सकती है, ठीक है। जैसे मान लो आपने एक माइन खरीदी,
वो कोयले की माइन है। खरीदी क्या, लीज पे ली है ना, किराए पे ली। गवर्नमेंट से अपन, गवर्नमेंट क्या है, जो नेचुरल चीज़ें होती है उनको लीज पे देती है, ना कि बेचती है ना। लीज मतलब किराया होता है, पट्टे पे कहते हैं लीज को हिंदी में। आपने वर्ड सुना होगा पट्टा। पट्टा मतलब क्या होता है, लीज। लीज मतलब सिंपल रेंट पे लेना। तो एक कोल माइन है, वो कोल माइन आपने लीज पे ली 1 करोड़ रुपए में। अब बताओ, इसमें कुछ ना कुछ कोयला होगा। अब इसमें ज़रूरी थोड़ा है लाइफ ईयर्स के अंदर निकाली जाएगी, नहीं। इसमें अपन किसके हिसाब से निकालेंगे, कितना कोयला है। अब मान लो इसमें 100 टन कोयला है, तो 1 करोड़ की आपकी कॉस्ट बैठी। कितना कोयला निकाल सकते हो आप, 100 टन। अब आपने मान लो 50 टन फर्स्ट ईयर में निकाल दिया और अगले साल 50 टन निकाल दिया, तो बताओ लाइफ कितनी हो गई एसेट की, 2 साल। तो ज़्यादा बेटर किस में है कि 100 टन अपन बोले उसमें। अब कोई 100 टन अगर 10 ईयर्स में निकाले तो उसके लिए लाइफ 10 ईयर्स हो जाएगी। तो इसमें लाइफ कैसे निकली है, प्रोडक्शन यूनिट्स के हिसाब से कितना उसमें प्रोडक्शन हो सकता है। तो समझ में आ रहा होगा आपको। तो 3 फैक्टर्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लाइफ डेप्रिसिएशन निकालते समय, लाइफ ऑफ असेट, यूजफुल लाइफ, कॉस्ट और स्क्रैप वैल्यू। क्लियर क्या। अब एक चीज़ अपन को ध्यान रखनी है कि डेप्रिसिएशन लगना कब से चालू होता है। देखो, एक तो होती है एसेट रेडी टू यूज, एक होती है एसेट पुट टू यूज। ठीक है, देखो रेडी टू यूज लिखा हुआ है, ऐसे ही होता है पुट टू यूज। सर ये दोनों क्या होते हैं और इससे क्या फर्क पड़ता है। देखो मान लो आज आपने एक प्लांट एंड मशीनरी खरीद ली 1 लाख रुपए की। ठीक है, वो ले आया आराम से, उसको चालू करा जा सकता है, सब कुछ उसमें काम हो चुका है। लेकिन फिर भी आप है ना आपने अभी तक प्रोडक्शन चालू नहीं किया उस मशीन से, क्योंकि आपको लग रहा है कि मेरे पास पुरानी मशीन रखी है, पहले मैं उससे प्रोडक्शन करूँगा, जब वो पूरी हो जाएगी ख़त्म, तब मैं नई मशीन को यूज़ करूँगा। अब बताओ, इस नई मशीन पे डेप्रिसिएशन लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए, लगाना चाहिए। क्यों, अकाउंट्स क्या बोलता है कि अगर असेट रेडी टू यूज़ है, मतलब सॉरी इस्तेमाल होने के लिए तैयार है, तो आप डेप्रिसिएशन लगाना क्या कर सकते हैं, चालू कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि एक्चुअल में आप इस्तेमाल करें उस एसेट को। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, ठीक है। इतना आपके एमसीक्यू नहीं आ रहे, सॉरी आपके एमसीक्यू नहीं आ रहे एग्जाम में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अपन बारीक बारीक पॉइंट ना समझे, है ना। तो बिल्कुल ध्यान समझना कि असेट पे डेप्रिसिएशन लगाना कब से चालू होता है, जब वो असेट रेडी टू यूज़ हो जाती है। अच्छा, वैसे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, असेट पहले रेडी टू यूज़ होगी या पुट टू यूज़ होगी। सर क्या बात कर दी आपने, सिंपल क्वेश्चन है, रेडी टू यूज़ होगी ना पहले। तो पहले रेडी टू यूज़ होती है, बाद में पुट टू यूज़ होती है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। कंसेप्ट एंड अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन इज एलोकेटेड एज टू चार्ज अ फेयर प्रोपोर्शन ऑफ डेप्रिसिएबल अमाउंट इन ईच अकाउंटिंग पीरियड। हर साल निकालेंगे ड्यूरिंग द एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ ऑफ द असेट, है ना। समझ में आ रहा है ना यूजफुल लाइफ क्या होता है। और बोल रहा है कि यूजफुल लाइफ में करना है, नॉट फिजिकल लाइफ, फिजिकल लाइफ में नहीं करना है। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, डेप्रिसिएशन ऑन कंपोनेंट ऑफ असेट। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनोगे ना, इधर मेरे पास खाली जगह है, मैं इसको समझाऊंगा। मैं क्या समझा रहा हूँ आपको, कंपोनेंट अकाउंटिंग के बारे में बता रहा हूँ। आपको याद है आप 11th में क्या करते थे कि एक कार खरीदी, उसकी कीमत 5 लाख रुपए। आप देखते थे उसकी लाइफ कितनी है, 10 ईयर्स। स्क्रैप वैल्यू दे रखी तो ठीक है, कॉस्ट में से स्क्रैप वैल्यू लेस करते थे, और स्ट्रेट लाइन मेथड आपने नाम तो सुना, ये जानते भी हो आप। तो डिवाइड कर देते थे, 50,000 रुपये डेप्रिसिएशन हर साल का निकल जाता था। मान लो अभी कॉस्ट केवल कॉस्ट है 5 लाख रुपए की, 10 साल की लाइफ है, स्क्रैप वैल्यू है नहीं, कुछ भी नहीं है डिटेल, बस 50,000 रुपये डेप्रिसिएशन लगा दिया। आप ये नहीं सोचते थे कि कार जो है, कार में सारे के सारे पार्ट्स जो हैं वो 10 साल की लाइफ के नहीं हैं। मतलब सर क्या कहना चाहते हो, थोड़ा क्लियर करो। सुनो, कार का जो हो सकता है कि इंजन जो है वो उसकी लाइफ 20 साल है, और कार के बाकी पार्ट्स कुछ ऐसे हैं जो जिनकी लाइफ किसी की 15 साल है, किसी की 12 साल है, किसी की 8 साल है। तो मतलब सर आप ऐसा कहना चाहते हो क्या, मुझे कार की कीमत पूरी 5 लाख पता है, लेकिन मुझे
हर एक हिस्से की कीमत निकालनी चाहिए एग्जैक्टली। मतलब अगर कार की कीमत पूरे 5 लाख है और मुझे उसमें से पता है कि इंजन उसमें से 2 लाख रुपए का है 5 लाख में से, तो मैं इसे 2 लाख में डिवाइड कितना करूँगा, 20 साल का, और फिर डेप्रिसिएशन कितना आएगा, 2 लाख डिवाइडेड बाई 20, जो भी अमाउंट है मुझे मतलब नहीं है, 10,000 रुपये आ जाएगा वैसे ना। तो ऐसे ही बाकी 3 लाख में भी अपन को हर पॉइंट पे अलग अलग समझना पड़ेगा कि उसकी लाइफ कितनी है, और डिवाइड उसकी लाइफ से करना पड़ेगा। सर हम ऐसे 12th में तो करते नहीं थे, 11th में भी नहीं करते थे। यही तो अपन यही तो चीज़ें करेंगे, यही तो इम्प्रूवमेंट है अपना डेप्रिसिएशन के अंदर, जो अपन ने पहले नहीं समझा था लेकिन अब अपन के है। इसे कहते हैं कंपोनेंट अकाउंटिंग। मतलब अपन क्या है, हर कंपोनेंट को अलग अलग छांटेंगे और उसकी लाइफ से उसको डिवाइड करेंगे। सर थोड़ा एक और एग्जांपल दो ना। ये लो, ये बिल्डिंग है, ठीक है। बिल्डिंग आपने बनवाई 1 करोड़ की। बिल्डिंग बनवाने के अंदर, क्योंकि बिल्डिंग बहुत ऊंची है ना, तो आपने क्या लगवाई, लिफ्ट। ये लिफ्ट है, मान लो लिफ्ट है ना। इस लिफ्ट की कीमत है 10 लाख रुपए, इस 1 करोड़ के अंदर इंक्लूडेड है। अब आप क्या करते थे, सीधा बिल्डिंग की कॉस्ट 1 करोड़ है, बिल्डिंग की लाइफ आपको पता है मान लो 50 साल है, तो सीधा 1 करोड़ डिवाइडेड बाय 50 साल कर देते थे। अब की बार हम कह रहे हैं ठहरो, आप क्या करो, लिफ्ट की कॉस्ट कितनी है, 10 लाख, डिवाइड करो इसमें लिफ्ट की लाइफ कितनी है। मान लो लिफ्ट की लाइफ पता लगा 20 साल है, तो मुझे 10 लाख डिवाइड बाय 20 साल, हर साल डेप्रिसिएशन लिफ्ट पे कितना लगाना चाहिए, 50,000। और सर सॉरी, और पता लगा सर बाकी बिल्डिंग है जो 1 करोड़ की जगह कितने रुपए की वैल्यू की रह गई, अब 90 लाख की, क्योंकि 10 लाख लिफ्ट वाला माइनस कर दो ना, तो 90 लाख डिवाइडेड बाय कितना कर देना चाहिए, 50 ईयर्स कर देना चाहिए। ऐसे कह रही है अब की बार अकाउंट्स करने के लिए, ठीक है। समझ में आया क्या? एक और एग्जांपल सुनो थोड़ा ध्यान से। मान लो आपके पास एक एरोप्लेन है, तो एरोप्लेन के अंदर मुझे हर पार्ट के अलग अलग कॉस्ट पता करके उसमें हर पार्ट की लाइफ को डिवाइड करना चाहिए। इसे क्या बोलते हैं, कंपोनेंट अकाउंटिंग। मतलब सर अगर कोई 1 रुपये का पार्ट भी है तो उसकी लाइफ अगर मान लो 2 साल है, तो ऐसे डिवाइड करेंगे क्या, नहीं। यही तो, अब यही आपको समझना है। इन्होंने बोला, ध्यान सुनना, इन्होंने क्या बोला है कि मुझे केवल उस कंपोनेंट को पकड़ना है जिसकी लाइफ जो है, ध्यान सुनो, सिग्निफिकेंटली डिफरेंट है, सिग्निफिकेंटली डिफरेंट है फ्रॉम नॉर्मल लाइफ ऑफ असेट। और दूसरी बात, पहली कंडीशन तो ये, और उस कंपोनेंट की जो कॉस्ट है वो सिग्निफिकेंट है टोटल कॉस्ट का। मतलब सर थोड़ा आप डिटेल में समझाओ। लो बेटा समझो, मान लो एक अपने पास है कार, और कार की कीमत है टोटल 5 लाख, उसमें इंजन जो है वो 2 लाख रुपए का है, ठीक है। और उसकी इंजन की जो लाइफ है 10 साल है, कार की बाकी लाइफ है 5 साल है। तो आप बचपन में क्या करते थे, 5 लाख डिवाइड बाय 5 साल कर देते थे। मैं मना कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि आप 2 लाख डिवाइडेड बाय 10 साल करेंगे, क्योंकि इंजन की लाइफ, इंजन की कॉस्ट है 2 लाख रुपए और इंजन की लाइफ है 10 साल। तो हर साल इंजन पे डेप्रिसिएशन कितना लगेगा, एक तरीके से 20,000 रुपये ना। बाकी क्या बच गया, 3 लाख। 3 लाख डिवाइड बाय 5 साल कर दो। लेकिन सर बहुत सारे ऐसे पार्ट्स होंगे कार के अंदर जिसकी अलग अलग लाइफ होगी, तो मैं कह रहा हूँ हर हर छोटे छोटे पार्ट को नहीं पकड़ना अपन को, वही पार्ट को पकड़ना है जिसकी कॉस्ट क्या है, सिग्निफिकेंट है टोटल कॉस्ट का। मतलब जैसे मान लो इसके अंदर कोई छोटा सा एक स्टीयरिंग लगा हुआ है ना। अब कार के अंदर स्टीयरिंग है, उसकी कॉस्ट है 5,000 रुपये, और टोटल कीमत है जो कार की है वो 5 लाख रुपए है। तो आप देखो कि 5,000 रुपये 5 लाख के सामने सिग्निफिकेंट है या नहीं है। सर हमें लगता है कि सिग्निफिकेंट नहीं है, तो छोड़ो फिर। तो फिर आप उसको अलग कंपोनेंट मत मानो, तो फिर आप क्या करना, नॉर्मल जो लाइफ थी एसेट की उसी में डिवाइड कर देना, चाहे भले स्टीयरिंग की लाइफ 15-20 साल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आया क्या? तो कॉस्ट देखो, क्या कॉस्ट सिग्निफिकेंट है क्या उस पार्ट की। ऐसे तो 2 रुपये का नट भी हो सकता है कार के अंदर, तो उसकी अगर मान लो 1 साल की लाइफ है, तो क्या आप उसको अलग से डिवाइड करोगे क्या बैठ के, इस तरीके से तो फिर डेप्रिसिएशन लग लिया, फिर तो इम्पॉसिबल हो जाएगा डेप्रिसिएशन लगाना।
तो ये लोग ये बोल रहे हैं, ठीक है, कि अपन को वही पार्ट को चुनना है अलग से जिसकी कॉस्ट क्या है, सिग्निफिकेंट है, और दूसरी बात जिसकी लाइफ जो है सिग्निफिकेंटली डिफरेंट है नॉर्मल लाइफ से। अब इसका क्या मतलब है सर? अब जैसे मान लो कार है, ठीक है, ये कार जो है उसके अंदर इंजन जो था कितने रुपए का था, 2 लाख रुपए का था। कार की वैसे लाइफ कितनी है, 5 साल। इस इंजन की लाइफ लाइफ 10 की जगह 5 साल ही है या 6 साल है, ठीक है। अब आप क्या करोगे नॉर्मली, 5 लाख, जैसे मान लो अगर आप 11th क्लास में पढ़ रहे होते तो इंजन को गोली मारते, आप सिंपल से क्या करते, 5 लाख रुपए को डिवाइड कर देते 5 साल से। लेकिन अभी मैंने आपको पढ़ा दिया तो आप क्या करोगे, 2 लाख डिवाइडेड बाय 6 लाख, 6 साल करोगे फिर, क्योंकि 2 लाख रुपए इंजन की कॉस्ट है और 6 साल लाइफ है। और फिर बच कितना गया अमाउंट, 3 लाख। 3 लाख डिवाइड बाय 5 साल करोगे। लेकिन ये स्टैंडर्ड क्या बोलते हैं, AS नंबर 10, ऐसा मत करो, रुक जाओ। अब आप क्या करोगे, जो, क्योंकि देखो दोनों की लाइफ अप्रॉक्स बराबर बराबर है, इंजन की लाइफ और कार की लाइफ सिग्निफिकेंटली डिफरेंट नहीं है ना, ज़्यादा फर्क नहीं आ रहा। ऐसा होता है कि 5 साल 10 साल का डिफरेंस है, ठीक है ना, तो फिर भी समझ में आता है। यहाँ पे तो एक ही साल का डिफरेंस है, तो सिग्निफिकेंटली डिफरेंस नहीं है ना। इन्होंने इसको सिग्निफिकेंटली वर्ड को डिस्क्राइब नहीं किया, बस सिग्निफिकेंटली मतलब जो थोड़ा सा बड़ा अमाउंट है। क्लियर क्या? तो इतना आपको याद रखना है। चलो, तो कंपोनेंट बेसिस पर काउंटिंग करनी है। कंपोनेंट के अंदर हर पार्ट को अपन PPE को अलग मानते हैं जो सिग्निफिकेंट है टोटल कॉस्ट के अंदर, ठीक है। तो अपन क्या क्या चीज़ चेक करेंगे, कंपोनेंट अकाउंटिंग कब यूज़ करेंगे, जब वो कॉस्ट सिग्निफिकेंट है और उसकी लाइफ जो है वो डिफरेंट है दूसरे पार्ट से, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया। अब आपसे आपसे एक मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, डेप्रिसिएशन लगाते क्यों हैं? ठीक है, आप बोलेंगे सर वियर एंड टीयर वगैरह, देखो वो सब बातें ठीक है, लेकिन सबसे मेन जो रीज़न होता है, अगर मैं कहूँ आपको, तो सबसे मेन रीज़न, सबसे की रीज़न ये है। इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझना बहुत इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि अगर आप इसको नहीं समझोगे तो फिर है ना आप रटोगे, तो रटना मेरे को अच्छा नहीं लगता कि बच्चे रटे, तो आप ढंग से समझो अच्छी तरीके से। एक एसेट की कॉस्ट है 5 लाख, है ना, उसकी लाइफ है 10 ईयर्स। हर साल डेप्रिसिएशन कितना लगा रहे हैं, 50,000। अब अपन सिंपल क्वेश्चन कर लेते हैं, कंपोनेंट वगैरह है नहीं मान लो, ठीक है, तो 50,000 पे हर साल का डेप्रिसिएशन आ रहा है। बताओ मुझे डेप्रिसिएशन लगाने की एंट्री क्या करते थे, इतनी तो याद होनी चाहिए आपको। सर डेप टू असेट करते थे। सर दूसरी एंट्री क्या करते थे, डेप, बताओ नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट किधर जाते हैं, P&L में, तो P&L टू डेप कर दिया, तो डेप डेप P&L में चला गया। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, डेप्रिसिएशन कैश एक्सपेंस है कि नॉन कैश एक्सपेंस है, कि मतलब डेप्रिसिएशन से कैश जा रहा है या नहीं जा रहा? सर डेप्रिसिएशन तो नॉन कैश एक्सपेंस है, कैश एक्सपेंस तो है ही नहीं। जैसे सैलरी पे करते हो आप, तो सैलरी में तो सैलरी जाती है ना, लेकिन डेप्रिसिएशन में कुछ जा रहा है कि पैसा आपका नहीं जा रहा, ठीक है, ये नॉन कैश एक्सपेंस है। तभी तो देखो डेप्रिसिएशन टू कैश नहीं किया आपने, डेप्रिसिएशन टू असेट किया और P&L टू डेप किया। कहीं कैश वर्ड आ रहा है क्या कहीं पे? नहीं आ रहा ना, तो डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश खर्चा है। तो अपन डेप्रिसिएशन लगा के कर क्या रहे हैं, अपना नेट प्रॉफिट हर साल कम हो जाएगा। सोचो आप, अगर आप डेप लगाओगे और डेप को P&L में भेजोगे जो ज़रूरी है, तो उससे नेट प्रॉफिट क्या हो रहा है, हर साल कम हो रहा है आपका, ठीक है। हर साल नेट प्रॉफिट अगर सोचो 5 लाख की कॉस्ट है और 10 साल की लाइफ है, हर साल आपने कितना नेट प्रॉफिट कम कर दिया, 50,000। कितने साल तक, 10 साल तक, तो टोटल नेट प्रॉफिट कितना कम हो गया, 5 लाख रुपए। लेकिन 5 लाख रुपए कहीं गए नहीं है आपके, क्योंकि डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश एक्सपेंस है, ये अपन को समझ में आ ही गया। लेकिन फिर भी 5 लाख का प्रॉफिट कम हो गया आपका। तो प्रॉफिट कम होने से फ़ायदा क्या होता है, एक बात बताओ, आप प्रॉफिट का करते क्या हो, बिजनेसमैन प्रॉफिट का करते क्या है? सर 2 ही काम करते हैं। कंपनियां या तो प्रॉफिट में से डिविडेंड बांट देती है या फिर प्रॉफिट को सेव कर लेती है। सर प्रॉफिट को सेव करने को बोलते हैं ट्रांसफर टू रिजर्व्स, शायद हमने पढ़ा था बचपन में, इसे बोलते थे रिटेन अर्निंग्स, या फिर अगर आपने सुना हो या नहीं सुना हो, प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट भी इसको बोलते हैं, प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स। मतलब सर कंपनीज प्रॉफिट के 2 काम करती है, या तो प्रॉफिट में से डिविडेंड बांटती है
या फिर रिजर्व्स बना देती है, और रिजर्व्स बनाने को रिटेन अर्निंग भी कहते हैं और प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट भी कहते हैं। अब आप सोचो जरा, हर साल आपने 50,000 रुपये का प्रॉफिट कम कर दिया डेप्रिसिएशन के नाम से, आपके जेब से कैश गया क्या? नहीं गया, तो प्रॉफिट सेव हो गया, है ना। अगर वो आप प्रॉफिट ज़्यादा शो करते और डेप नहीं लगाते तो वो प्रॉफिट चांसेस है कि डिविडेंड के रूप में, एक सेकंड, ठीक है, तो वो प्रॉफिट क्या होता है, चांसेस है कि डिविडेंड के रूप में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता। तो अगर वो डिविडेंड के रूप में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता तो वो बाहर चले जाता। तो सोचो ऐसा कंपनी कर क्यों रही है, डेप्रिसिएशन क्यों लगा रही है? ताकि 10 साल बाद मेरे पास 5 लाख रुपए सेव हो जाएं। और 5 लाख सेव क्यों होने चाहिए? क्योंकि मैं इससे नई एसेट दोबारा खरीद लूँ। सर नई एसेट क्यों खरीदेंगे? क्योंकि याद करो एसेट की लाइफ, पुरानी एसेट की लाइफ कितनी थी? 10 साल, और 10 साल बाद मुझे वापस से नई एसेट की ज़रूरत पड़ेगी, तो फिर मुझे पैसे कहाँ से आएंगे? तो मैंने क्या किया, हर साल डेप्रिसिएशन लगा के एक सीक्रेट फंड बना लिया है। पता है आपको डेप्रिसिएशन बनाने से क्या जनरेट हो रहा है? मेरे पास एक सीक्रेट फंड, और उस सीक्रेट फंड की वजह से मैं आराम से 10 साल बाद एसेट को रिप्लेस कर पाऊंगा। सबसे मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है डेप्रिसिएशन लगाने का, बिल्कुल ध्यान से याद रखना है ना। फिर आप बोल दो कि करेक्ट इनकम दिखाना, ट्रू पोजीशन, करेक्ट इनकम मतलब P&L, करेक्ट ट्रू पोजीशन मतलब बैलेंस शीट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालना, क्योंकि भाई अगर अपन को डेप्रिसिएशन अपन चार्ज नहीं करेंगे तो गुड्स जो हैं वो सस्ते बिक जाएंगे अपने, क्योंकि अपन जो मशीन्स यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर गुड्स बनाने के लिए उसकी कॉस्ट भी तो मशीन की आनी चाहिए ना। तो इसलिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालने के लिए भी अपन डेप्रिसिएशन लगाते हैं। अच्छा आप देखो क्या क्या फैक्टर कंसीडर करने चाहिए डेप्रिसिएशन निकालते समय। एक तो कॉस्ट ऑफ असेट होना चाहिए। कॉस्ट ऑफ असेट आपको पता है कि इंस्टॉलेशन के सारे खर्चे इंक्लूड हो जाते हैं एसेट की कॉस्ट में। दूसरा लाइफ ऑफ एसेट को भी आपको कंसीडर करना है, ठीक है। मैंने बता दिया था लाइफ जरूरी नहीं केवल ईयर्स में हो, लाइफ आवर्स में भी हो सकती है, किलोमीटर्स में भी और प्रोडक्शन यूनिट में भी। और तीसरी चीज़ आपको स्क्रैप वैल्यू कंसीडर करनी है। स्क्रैप वैल्यू का दूसरा नाम बताओ क्या है? साल्वेज वैल्यू, और एक और नाम बता दो, रेजिडुअल वैल्यू, ठीक है। चलें आगे, चलो अब उसी पॉइंटों को समझा रहे हैं जरा। कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में क्या आएगा? उसकी परचेज प्राइस इंक्लूडिंग नॉन रिफंडेबल इम्पोर्ट ड्यूटीज़। अब बताओ अगर कोई रिफंडेबल इम्पोर्ट ड्यूटी है, इम्पोर्ट ड्यूटी मतलब कस्टम ड्यूटी है ना, कस्टम वाला टैक्स होता है ना, अगर कोई रिफंडेबल कस्टम ड्यूटी है तो वो कॉस्ट का पार्ट बननी चाहिए क्या? नहीं, वो तो रिफंड हो ही रही है आपकी, तो वो कॉस्ट का पार्ट नहीं बननी चाहिए। परचेज टैक्सेस ये भी इंक्लूड होने चाहिए आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट एंड रिबेट्स, ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट माइनस हो जाना चाहिए। बस सिंपल सी बात ये याद रखो, परचेज प्राइस के अंदर जितने भी नॉन रिफंडेबल टैक्स हैं इंक्लूड हो जाते हैं। अगर वो रिफंडेबल हो तो वापस मिल जाएगा, तो उसको कॉस्ट का पार्ट बनाने की जरूरत ही है। एनी कॉस्ट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू ब्रिंग द असेट टू द लोकेशन, है ना। तो ये एग्जाम्पल दे रखे हैं इसके, अपन नीचे देखेंगे इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं, ठीक है। इसमें जैसे इंस्टॉलेशन कॉस्ट आ जाएगी एसेट की, और ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस वगैरह, ट्रायल रन के खर्चे, ये सब आते हैं। इनिशियल एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग, थर्ड पॉइंट इंपॉर्टेंट है और आपके लिए नया है और ध्यान समझना है आपको। पहला दूसरा तो फिर भी ठीक है। आपने एक माइन ली है लीज पे, पट्टे पे, आप ये मान लो खरीद ली। वैसे गवर्नमेंट नेचुरल चीज़ों को बेचती नहीं है, हमेशा ध्यान रखना, लीज पे देती है। कितने की माइन ली सर? 10 लाख की ली है, ठीक है। इसकी लाइफ जो है वो वैसे तो यूनिट्स में है, लेकिन मान लो 5 साल है सिंपलिसिटी के लिए ना। अब आपने 5 साल तक इसमें से कोयला निकाला, निकालते रहे निकालते रहे निकालते रहे, ये माइन आपने पूरी नीचे से खाली कर दी, ठीक है। अब पता है क्या होगा? अब जब आपने माइन लीज पे ली थी ना, गवर्नमेंट ने एक कंडीशन लगाती है आप पे। गवर्नमेंट एक कंडीशन लगाती है क्या? जब ये माइन आप पूरी की पूरी यूज़ कर दोगे और खाली हो जाएगी तो वापस हमें दे दोगे, क्योंकि हमने तो आपको किराए पे दी है 5 साल के लिए। तो गवर्नमेंट जब किराए पे लेगी तो ऐसा नहीं कि बिल्कुल खाली माइन आपसे ले लेगी, आपको बोलेगी इस माइन को रीस्टोर करो। रीस्टोर करना मतलब क्या होता है? इसके अंदर कुछ भरो, कुछ ना कुछ। क्यों? हो सकता है खाली माइन के अंदर आग लग जाए, कोई बच्चा गिर जाए, ठीक है। तो गवर्नमेंट कहती है इसको मिट्टी ला के भर दो,
ठीक है, तो आप मिट्टी डालेंगे इसके अंदर, लास्ट में 5 साल बाद कुछ ना कुछ तरीके से इस माइन को भर देंगे। ठीक है, तो अदरवाइज क्या होगा, वरना अगर ये नहीं भरेंगे तो फिर दिक्कत आएगी। आप एक मूवी देखी आपने, गैंग्स ऑफ वासेपुर? ठीक है, देखना, नवाजुद्दीन सिद्दीकी की है। तो उसमें कोयले की माइंस के ऊपर दिखाया है। तो उसमें 10 ट्रक की ज़रूरत होती है, 10 ट्रक मिट्टी की ज़रूरत होती है। ट्रक्स आप जानते हो ना, 10 ट्रक मिट्टी की ज़रूरत होती है कोयले की माइन को, खाली माइन को भरने के लिए। लेकिन वो लोग क्या है, जो करप्शन की वजह से उसमें 1 ट्रक ही मिट्टी डालते हैं। ठीक है, तो देखना आप, उसमें पीयूष मिश्रा है उसके अंदर और नवाजुद्दीन सिद्दीकी है। तो डिसमेंटलिंग कॉस्ट आपको कितने साल बाद, डिसमेंटलिंग कॉस्ट समझ गए, डिसमेंटलिंग कॉस्ट भी हो सकती है, रिमूविंग, रीस्टोरेशन, ऐसी कॉस्ट जो आपको कब खर्च करनी है, आफ्टर 5 ईयर्स। तो सोचो आप 5 साल बाद उस माइन में आप मिट्टी भरोगे, उसकी कॉस्ट आएगी नहीं आएगी, तो वो कॉस्ट भी इस असेट की कॉस्ट का आज पार्ट बनना चाहिए। तो मतलब आज आप 5 लाख की अगर माइन खरीद रहे हो और आपको पता है कि आप 10,000 रुपये 5 साल बाद आपको वो मिट्टी को भरने में पैसे लगेंगे, तो आपकी कीमत असेट की 5 लाख नहीं है, 5,10,000 है। ये कहना चाहता है ये पॉइंट। ठीक है, फिर डिसमेंटलिंग कॉस्ट भी आ सकती है ना। जैसे मान लो गवर्नमेंट कह दे आपने इतना बड़ा स्ट्रक्चर बनाया है, मान लो माइन को छोड़ो, आपको एग्जांपल ले लो, तो गवर्नमेंट कहे कि आपने ये इतना बड़ा स्ट्रक्चर बनाया है, कोई भी आपको कहे, तो उसको हटाना पड़ेगा आपको लास्ट में, जब आपकी एसेट की लाइफ पूरी हो जाएगी। तो आप उसको हटाने के लिए जो कॉस्ट पे करोगे उसे डिसमेंटलिंग कॉस्ट बोलेंगे या रिमूविंग कॉस्ट बोलेंगे। ठीक है, तो वो भी फ्यूचर की कॉस्ट है, लेकिन आप उसको अभी एस्टिमेट करके अपनी कॉस्ट में जोड़ोगे। तो अपन इन कॉस्ट की बात कर लेते हैं। कॉस्ट ऑफ एसेट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल, जैसे एम्प्लॉय बेनिफिट्स, आपने सैलरी वगैरह पे करी एसेट को एक्वायर करने के लिए, एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग दी। अब कई बार क्या होता है कि आपके एम्प्लॉय है ना, जो आप असेट लेके आ रहे हो उसके बारे में ज़्यादा जानते नहीं हैं, तो आपने एम्प्लॉयज़ को सिखाया, उनको सैलरी दी, पर्टिकुलरली उस असेट के लिए ट्रेनिंग दी सिखाने के लिए, तो वो उसकी असेट की कॉस्ट में का पार्ट बनेगा। कॉस्ट ऑफ साइट प्रिपरेशन, जैसे मैंने बताया, आपने एसेट की माइन ली, असेट लीज है ना, ये माइन है आपकी एसेट है और आपने इसको लीज पे लिया। ठीक है, अब ये जो माइन है इसमें आपको काम करने के लिए थोड़ा बहुत क्या करना पड़ा, आसपास के एरिया को, जैसे इधर जंगल था बहुत सारा, तो थोड़ा बहुत आपको जंगल काटना पड़ा। ठीक है, क्योंकि आप काम कैसे करोगे, इधर थोड़ी बहुत आपको कुछ क्वार्टर्स बनाने पड़े, जिससे क्या है कि जो लोग माइंस के आसपास काम करेंगे वो यहीं पे रह पाएँ, वर्कर्स वगैरह। तो ये क्या होती है, कॉस्ट ऑफ साइट प्रिपरेशन, तो ये भी इसी का पार्ट बनेगी, माइन की कॉस्ट का पार्ट। डिलीवरी कॉस्ट, हैंडलिंग कॉस्ट, इंस्टॉलेशन कॉस्ट, असेंबली कॉस्ट, टेस्टिंग कॉस्ट, है ना। अब आप एक मशीन लेके आए, सपोज करो विदेश से आपने मशीन मंगाई, तो मशीन जो मंगाई वो 10 लाख रुपए की है। अब आपने सोचा कि मैं इस पर टेस्ट करूँगा, पहले तो चेक तो करूँ कि मशीन प्रॉपरली फंक्शन कर रही है नहीं कर रही है। तो आपने टेस्टिंग के लिए क्या किया कि 10,000 रुपये खर्च किया अलग से, और टेस्टिंग करते समय लेकिन आपका थोड़ा प्रोडक्शन भी हुआ, है ना, कुछ सामान भी बन के तैयार हुआ, और वो सामान जो है 3,000 रुपये का बिक सकता है। तो नेट आपकी कॉस्ट कितनी लगी, 7,000। तो 10 लाख में तो आपने एसेट खरीदी थी, टेस्टिंग कॉस्ट आ रही 10,000, और 3,000 रुपये आपको स्क्रैप उस एसेट का मिल रहा है। तो आपके लिए नेट एसेट की कॉस्ट कितनी हो गई, 10,07,000। ठीक है, 1 0 हटा दो, 10,07,000। तो यही बता रहा है, अगर टेस्टिंग करवा रहे हैं अपन कि एसेट प्रॉपरली फंक्शन कर रही है नहीं कर रही है, तो उसमें से जो नेट प्रोसीड है, सेलिंग प्राइस, वो माइनस कर दो, और जो अमाउंट है उसको जोड़ दो आप। प्रोफेशनल फीस, सॉरी, प्रोफेशनल फीस मतलब कई बार अपन इंजीनियर्स हायर करते हैं सीखने के लिए, ठीक है ना, कि जिससे असेट को इंस्टॉल करके जाएं वो। मेरी कोचिंग में एक प्रोजेक्टर लगा हुआ है, तो प्रोजेक्टर जो लगा हुआ है तो वो मुझे लगाना थोड़ी आता था, तो मैंने उसको ना मेरा ये काम है, अपन का काम ये प्रोजेक्टर वगैरह लगाना थोड़े है, अपन तो उसको चला सकते हैं, रन कर सकते हैं। तो उसके लिए जो लगाने के लिए पर्सन आए, कई बार अपने घर में एसी आता है, तो एसी को लगाने के लिए भी अपन कोई पर्सन को बुलाते हैं, वो प्रोफेशनल फीस होती है। ठीक है, तो ये सब कॉस्ट इंक्लूड होती है। कौन कौन सी कॉस्ट इंक्लूड नहीं होनी चाहिए, आपने न्यू साइट ओपन करी, उसकी इनोग्रेशन कॉस्ट, वो थोड़ा इंक्लूड करेंगे अपन, इनोग्रेशन कॉस्ट थोड़ा कॉस्ट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्ट, जैसे आपने एडवर्टीजमेंट कराया, प्रमोशनल एक्टिविटीज़, ये सब इंक्लूड नहीं करेंगे।
ठीक है। कॉस्ट ऑफ कंडक्टिंग बिजनेस इन अ न्यू लोकेशन, आप सिंपली असेट क्या है, परचेज नहीं कर रहे, लेकिन आप एक नई लोकेशन पे अपना बिजनेस खोल रहे हो, उसके लिए ट्रेनिंग दी आपने, नहीं इंक्लूड करेंगे इसके अंदर। और ऑफिस के खर्चे और ओवरहेड्स खर्चे, ओवरहेड मैंने आपको बताया था इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो ये सब भी इंक्लूड नहीं करते हैं। ये नोट काम का है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान। मान लो आपने एक असेट खरीद ली, आपने मान लो कार खरीद ली एक, ठीक है, और 10 लाख की आपने कार परचेज कर ली। कार में आप हर महीने सर्विस कराते हो, ठीक है, ऑयल चेंज करवाते हो कार का, और पता नहीं फिल्टर वगैरह बहुत सारी चीज़ें चेंज करवाते रहते हो और हर महीने करवाते हो। ये इस तरीके से आपके 2,000 रुपये हर महीने फिक्स हैं कि कार की सर्विस पे लगते हैं, वॉशिंग वगैरह करवाते हो। तो क्या आप ये कॉस्ट के अंदर ऐड करते जाओगे क्या हर साल, हर महीने? नहीं ऐड कर सकते, क्यों? क्योंकि ये नॉर्मल रनिंग एंड मेंटेनेंस खर्चे हैं, ठीक है। इससे कार की कोई कैपेसिटी इंक्रीज नहीं हो रही है, ठीक है, या कार की लाइफ नहीं बढ़ रही है। बट अगर कोई ऐसा एक्सपेंडिचर कर दो आप जिससे आपकी कार की या असेट की लाइफ बढ़ जाए या उसकी कैपेसिटी इंप्रूव हो जाए, जैसे मान लो कोई मशीन है, वो पहले 1 लाख यूनिट का प्रोडक्शन करती थी डेली, लेकिन आपने इतना खर्चा किया उस पर बाद में कि उसका जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो 2 लाख यूनिट हो गई बढ़ के, तो अब क्या होगा? क्योंकि या तो असेट की लाइफ इंक्रीज हो रही है या प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज हो रही है। तो ऐसे खर्चे जो हैं उनको बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। और आपको याद है अपन ने एक चैप्टर पढ़ा था कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर असेट की कॉस्ट का पार्ट बनते हैं, तो असेट की कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन नॉर्मल अपन रिपेयर एंड मेंटेनेंस कराते हैं, रनिंग एंड मेंटेनेंस के खर्चे हैं, तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किधर जाते हैं? P&L में। लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर किधर जाते हैं? असेट की कॉस्ट में ऐड हो जाएंगे तो बैलेंस शीट में जाएंगे। क्लियर? अब मेथड्स फॉर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन, स्ट्रेट लाइन मेथड, WDB मेथड, सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड, एन्युटी मेथड, सिंकिंग फंड, मशीन आवर रेट, प्रोडक्शन यूनिट और डिप्लीशन। ठीक है, मैं जानता हूँ कि इसमें से आपने केवल 2 नाम सुने हैं, इसके अलावा आपको इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। तो मैं लेकिन आपको शुरुआत से सारी चीज़ें ऐसे मान के पढ़ाऊँगा कि आपको कुछ भी नहीं आता, ठीक है। तो टेंशन मत लो, अपन स्ट्रेट लाइन मेथड की पहले बात करते हैं, बारी बारी से चलेंगे, ठीक है। स्ट्रेट लाइन मेथड क्या होता है? इसमें अपन को क्या करते हैं, अपन इसमें मानते हैं कि असेट की जो लाइफ है, एक एग्जांपल लो जरा, 10 लाख कॉस्ट है असेट की, ठीक है, लाइफ 10 ईयर्स है, स्क्रैप वैल्यू 1 लाख है। इसमें मानते हैं कि असेट जो है वो हर साल डेप्रिसिएशन उस पर इक्वल अमाउंट का लगेगा। मतलब इस क्वेश्चन में देखा जाए तो 10 लाख की कॉस्ट है, 10 लाख की कॉस्ट में से स्क्रैप वैल्यू लेस कर दो 1 लाख, तो कितना बचेगा? 9 लाख। ये 9 लाख क्या है? डेप्रिशिएबल अमाउंट। इसमें लाइफ का डिवाइड कर दो, लाइफ कितनी है? 10 साल, तो हर साल का डेप्रिसिएशन कितना आ जाएगा? 90,000 रुपये, ठीक है। तो ऐसे अपन को निकालना होता है डेप्रिसिएशन, तो कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ। अच्छा, 90,000 का डेप्रिसिएशन आ गया, उसमें डिवाइड कर दो। अगर मुझे डेप्रिसिएशन की रेट पता करनी है तो कॉस्ट ऑफ एसेट कितनी थी? 10 लाख, तो इंटू 100 करो, तो ये कितना परसेंट डेप्रिसिएशन आ जाएगा? 9%। क्लियर क्या? अब आओ सेकेंड मेथड पे, WDB मेथड और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। क्लियर? अब अपन इस पे समझते हैं। इसमें क्या होता है, हर साल डेप्रिसिएशन का अमाउंट क्या है? कम होता जाता है। स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या था, हर साल डेप्रिसिएशन का अमाउंट इक्वल रहता है या फिर सेम रहता है। लेकिन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में या WDB मेथड में हर साल डेप्रिसिएशन का अमाउंट क्या होगा? रिड्यूस होता जाएगा, ठीक है। जैसे मान लो असेट 10 लाख की है, तो उस पर 10% डेप्रिसिएशन लगाना है आपको, तो पहले साल डेप्रिसिएशन कितना आया? 1 लाख। दूसरे साल क्या होगा? 10 लाख में से 1 लाख माइनस करो, कितना आएगा? 9 लाख। 9 लाख पे 10% लगाओ, डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा? 90,000। फिर 9 लाख में से 90,000 फिर गए, 8-10 आए, 8-10 पे फिर 10% लगाओ, कितना हो जाएगा डेप्रिसिएशन? 81,000। इस तरीके से आपको करना होता है। डेप्रिसिएशन लगाने की एंट्री क्या होती है सर? देखो, 2 तरीके से एंट्री करते हैं, आप दोनों में से कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हो। जैसे पहला मेथड ये वाला देखो, आप पहले आप बचपन में ऐसे ही करते थे, डेप्रिसिएशन टू असेट और P&L टू डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो डेप टू मशीन, P&L टू डेप्रिसिएशन। चाहो तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी बना सकते हो,
इसकी एंट्री होती है डेप्ट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिशन और P&L टू डेप्रिशन। तो दोनों ही मेथड एक्सेप्टेबल है। प्रोविजन फॉर डेप्रिशन को 2-3 नाम और कहते हैं। प्रोविजन फॉर डेप्रिशन को अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी कहते हैं। प्रोविजन फॉर डेप्रिशन को डेप्रिशन रिजर्व भी कहते हैं। ठीक है, इसको डेप्रिसिएशन रिजर्व भी कहते हैं और इसको डेप्रिसिएशन फंड भी कहते हैं। तो पहला मेथड क्या है कि डेप्रिसिएशन टू असेट, तो इससे असेट की वैल्यू बैलेंस शीट में डायरेक्टली कम हो जाती है। तो कई लोग ये मेथड फॉलो करते हैं और फिर P&L टू डेप्ट तो जाएगा ही। और कई लोग बोलते हैं कि असेट की वैल्यू मुझे कम नहीं करनी बैलेंस शीट में, तो वो डेप्ट टू प्रोविजन फॉर डेप्ट, एक डेप्रिसिएशन को एक अलग अकाउंट में भेजते रहते हैं प्रोविजन फॉर डेप्ट में। और प्रोविजन बताओ कौन सा अकाउंट होता है? पर्सनल, रियल, नॉमिनल? सर प्रोविजन इज अ पर्सनल अकाउंट और डेप एक नॉमिनल अकाउंट है, तो डेप तो P&L में चला ही जाएगा। ये देखो दोनों एंट्रियाँ सेम है यहाँ पे, है ना, दोनों केस में एंट्री सेम है, P&L टू डेप, P&L टू डेप। बस फर्क क्या है, डेप टू प्रोविजन फॉर डेप और डेप टू असेट अकाउंट। तो ये हर साल क्या है, यही एंट्री होती है, डेप टू प्रोविजन फॉर डेप, डेप टू प्रोविजन फॉर डेप। इससे क्या होगा, डेप अकाउंट तो हर साल P&L में जा रहा है, लेकिन एक अलग अकाउंट बच रहा है हर साल। जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है, अगर आप देखोगे गौर से, तो वो ख़त्म नहीं हो रहा है, वो इकट्ठा होता जाएगा हर साल। तो इसलिए अपन बोलते हैं उसे अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, क्योंकि हर साल इकट्ठा होता जाएगा, क्यूमुलेटिव होता जाएगा इसका बैलेंस। और पता है जब ये एसेट बेचेंगे ना अपन, तो ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन जो क्रेडिट हो रहा है हर साल, उसको डेबिट कर देते हैं। ठीक है, लेकिन इतना आपके कोर्स में है नहीं, आप ये सब चीज़ें हो सकता है आईपीसीसी में पढ़ो, आईपीसीसी में तो आपको पढ़नी पड़ेगी। चलिए आइए फर्स्ट क्वेश्चन अपन चालू करते हैं। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। जैन ब्रदर्स है, उसने एक मशीन खरीदी 1 जुलाई 2015 को। प्लीज़ डेट का ध्यान रखिए इस चैप्टर में, ठीक है, अदरवाइज गड़बड़ हो जाएगी। 14 लाख रुपए की मशीन खरीदी है, 1 लाख रुपए आपने इंस्टॉलेशन पे लगाए हैं। तो मशीन अकाउंट में क्या लिखेंगे आप 2015 में? टू बैंक 14 लाख रुपए मशीन परचेज करी, इंस्टॉलेशन एक्सपेंस 1 लाख रुपए, तो टोटल एसेट कितने की हुई? 15 लाख की। फर्म ने इस पर डेप्रिसिएशन लगाया कितना परसेंट? 10%। अब 15 लाख पे 10% डेप्रिसिएशन होता है वैसे तो 1.5 लाख रुपए, लेकिन आपने एसेट कब खरीदी है? 1 जुलाई को, तो डेप्रिसिएशन कितने महीने का लगेगा? 6 महीने का। तो 15 लाख का 10% 6 महीने का लगा दो, 75,000 रुपये डेप्रिसिएशन आ जाएगा। तो 15 लाख माइनस 75,000 कितना बचा? 1425। तो ये अगले साल ओपनिंग बैलेंस हो गया, क्लोजिंग जो है इस साल। फिर डेप्रिसिएशन लगा दो वापस से 10%, तो 15 लाख का 10% कितना होता है? सॉरी 1425 जो है वो तो WDV है इसकी, लेकिन आपको 15 लाख ही लगानी होगी। असेट देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना, स्ट्रेट लाइन मेथड यूज़ करना है, ठीक है, और नहीं भी लिखे तो भी आपको स्ट्रेट लाइन करना है। वैसे देखो लिखा हुआ है ओरिजिनल कॉस्ट, डेप्रिसिएशन लगाना है 10% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट, तो ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है? 15 लाख। तो 15 लाख का अगले साल 10% कितना आएगा? 1.5 लाख। तो 14,25,000 माइनस 1.5 लाख, तो 12,75 की अपने पास वैल्यू बच गई। अब डेप्रिसिएशन अकाउंट बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। असेट की एंट्री क्या कर रहे थे अपन? डेप टू मशीन, और दूसरी एंट्री P&L टू डेप। तो डेप अकाउंट में क्या आ जाएगा? टू मशीन, पहले साल 75,000, दूसरे साल 1.5 लाख। क्लियर क्या? चलें आगे। अब वैसा ही क्वेश्चन है, लेकिन अपन को किस मेथड से करना है इसको? डिमिनिशिंग मेथड, बैलेंस मेथड, मतलब WDV मेथड। तो बिल्कुल सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, आप आराम से खुद भी कर सकते हो, लेकिन फिर भी मैं आपको करवा देता हूँ ना। 1 जुलाई 2015 को अपन ने एसेट खरीदी 14 लाख की और स्पेंड किया 1 लाख रुपए इंस्टॉलेशन के खर्चे, ठीक है। अब क्वेश्चन बोल रहा है इस पर डेप्रिसिएशन लगाना है 10% के रेट से, तो कितना हो जाएगा? 6 महीने का डेप्रिसिएशन पहले साल का 15 लाख का, 10% 6 महीने का 75,000 हो गया, सेम आ जाएगा। बैलेंस वही सेम आ गया, ओपनिंग बैलेंस लिख दो, बाय बैलेंस CD टू बैलेंस BD। अब थोड़ा सा ध्यान रखना, 14,25,000 पे 10% लगाना पड़ेगा, क्योंकि अब क्या WDV मेथड है, तो इस पे लगेगा ना कि इस पे। तो 14,25 का 10% 142,500 का अमाउंट, और यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस एसेट का आ जाएगा। अब आप यहाँ से ध्यान से समझो ये क्या चीज़ है ना, ठीक है। अब अपन तीसरे मेथड पे आ गए। पहला मेथड कौन सा था? स्ट्रेट लाइन। दूसरा कौन सा है? WDV। अब अपन थर्ड मेथड पे आ गए जिसका नाम है सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड, ठीक है। अब आप मेरे को देखो मैं क्या कर रहा हूँ ना, ठीक है, मतलब पेन को देखो, सॉरी, कि क्या हो रहा है। मान लो जैसे एक एसेट है, उसकी लाइफ है
उसकी लाइफ है 5 ईयर्स की और उसकी कीमत है 10 लाख रुपए। आपको बोल रहा है डेप्रिसिएशन लगा के बताओ सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड में। सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड में क्या करते हैं, जो एसेट की कॉस्ट होती है अगर उसमें से कोई स्क्रैप वैल्यू है, मान लो इस एसेट की स्क्रैप वैल्यू 1 लाख है, वो माइनस कर दो डिवाइडेड बाय लाइफ। ऐसे नहीं करना, सम ऑफ ईयर लेना है लाइफ की जगह। बताओ कितनी लाइफ है इसकी, 5 साल। अब मैं आपसे बोलूँ पाँचों के डिजिट्स के टोटल बताओ, तो कैसे बताओगे, 5 + 4 + 3 + 2 + 1, ठीक है, इनटू मैं आपसे पूछ रहा हूँ फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन कितना होगा, तो फर्स्ट ईयर के डेप्रिसिएशन के लिए आप मल्टीप्लाई करोगे 5 से। सर अगर सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन होगा तो 4 से मल्टीप्लाई करोगे, थर्ड ईयर का 3 से, फिर फोर्थ ईयर का डेप्रिसिएशन तो 2 से, और लास्ट ईयर का फिफ्थ ईयर का डेप्रिसिएशन तो 1 से। सर ये क्या हो रहा है, हमें समझ में नहीं आया। अब आपको बेसिक समझना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है। मैं एक खाली पेज लेता हूँ, एक बार देख लेते हैं। अब मैं आपसे पूछता हूँ, एक बेसिक क्वेश्चन पूछता हूँ जरा, है ना। बताओ स्ट्रेट लाइन मेथड ज़्यादा बेटर है कि WDV मेथड ज़्यादा बेटर है आपके हिसाब से। सर स्ट्रेट लाइन मेथड सिंपल होता है, ठीक है, मैं सिंपलिसिटी की बात नहीं कर रहा, मैं पूछ रहा हूँ अकाउंट्स में बेटर कौन सा है, WDV। आप बोलोगे WDV, तो मैं पूछूंगा क्यों। अब आप देखो इधर क्यों। आप एक क्वेश्चन को और आंसर दो, हर साल जो असेट है वो बराबर रेट से उसकी वैल्यू कम होती है या फिर कुछ ना कुछ तरीका होता होगा, कुछ पैटर्न होता होगा। आपको पता है असेट की वैल्यू सबसे ज़्यादा फर्स्ट ईयर में कम होती है और सबसे कम लास्ट ईयर में कम होती है। सर ऐसा कैसे? आप ऐसा करो, एक शोरूम से कार लिया हो आज और फिर उसको लाने के बाद 2-4 महीने बाद बेचने की कोशिश करो। 10 लाख की कार लेके आओगे तो 10 लाख में नहीं बिकेगी, हो सकता है 8 लाख में, 9 लाख में बिके, ठीक है, क्योंकि शोरूम से लाते ही उसकी वैल्यू निकल जाएगी, कम हो जाएगी। तो फर्स्ट ईयर के अंदर असेट की वैल्यू सबसे ज़्यादा डाउन होती है, ठीक है। फर्स्ट ईयर के अंदर असेट ज़्यादा यूज़ भी आती है, किस्ती भी सबसे ज़्यादा है, लास्ट ईयर में सबसे कम किस्ती है। और समझो एग्जांपल, चलो आपको मेरी बात समझ में नहीं आई होगी कि लास्ट ईयर में सबसे कम किस्ती है। कई लोग आपने देखा है यूज्ड कार का बिजनेस करते हैं, पुरानी कार का, पुरानी कार खरीदते बेचते हैं। तो वो क्यों करते हैं ये सब, नई कार खरीदते बेचते क्यों नहीं है? क्योंकि पुरानी कार हमेशा प्रॉफिट देके जाती है, चांसेस हैं। क्यों? क्योंकि उसकी पहले से ही वैल्यू इतनी कम है, एक तो आप उसको खरीदोगे सस्ती और फिर वो बिक भी जाएगी आराम से, महंगी भी बिक सकती है। क्यों? क्योंकि उसकी वैल्यू जितनी कम होनी थी वो ऑलरेडी कम हो चुकी है, अब उसकी वैल्यू कम नहीं होती है एक पर्टिकुलर लेवल के बाद। आपने कभी गाड़ी चलाना सीखा हो स्टार्टिंग में, तो आप, कई लोग ऑल्टो या फिर मारुति 800 ऐसी कार ले लेते हैं, ठीक है। तो मेरे एक सामने दोस्त रहता है, तो उसने भी ले ली है अभी कुछ टाइम पहले, 2 साल पहले उसने कार ली, मारुति जो आती है वो, आप यकीन नहीं करोगे वो कार 15,000 रुपये में आ गई उसकी, ठीक है। और वो आराम से उसको चलाना सीख रहा है 2 साल से, ठीक है। और अब उसकी बेचने की प्लानिंग है उस कार को, हो सकता है वो कार 15,000 से ज़्यादा में बिक जाए। मानते हो क्या आप इस बात को? ठीक है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट ईयर में जो असेट की वैल्यू होती है जितनी ज़्यादा तेज़ी से गिरती है उतना लास्ट ईयर में नहीं गिरती है, क्योंकि वो ऑलरेडी इतनी गिरी हुई होती है कि एसेट की वैल्यू के लास्ट ईयर में वो गिरेगी ही नहीं ज़्यादा। इसलिए लोग यूज्ड कार का बिजनेस करते हैं, ठीक है। अब आपको एक चीज़ समझ में आनी चाहिए कि फर्स्ट ईयर में जो है असेट पे सबसे ज़्यादा डेप्रिसिएशन लगना चाहिए और लास्ट ईयर में असेट पे डेप्रिसिएशन सबसे कम लगना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट ईयर में असेट सबसे ज़्यादा यूज़ होती है, घिसती है, ठीक है। उसकी वैल्यू फर्स्ट ईयर में ही सबसे कम होती है, ठीक है। लेकिन स्ट्रेट लाइन मेथड क्या करता है, स्ट्रेट लाइन मेथड हर साल डेप्रिसिएशन को इक्वल लगाता है, लेकिन WDV मेथड क्या करता है, फर्स्ट ईयर में ज़्यादा डेप्रिसिएशन लगेगा, सेकेंड ईयर में उससे कम लगेगा, थर्ड ईयर में उससे और भी कम लगेगा, फोर्थ ईयर में और कम हो जाएगा, ठीक है। देख रहे हो? तो WDV मेथड सही पैटर्न पे चल रहा है या स्ट्रेट लाइन मेथड सही पैटर्न पे चल रहा है? स्ट्रेट लाइन मेथड क्या कह रहा है, हर साल बराबर असेट घिस रही है, लेकिन WDV मेथड कह रहा है कि हर साल असेट की घिसने की रफ्तार क्या हो जाती है,
कम हो जाती है। सबसे ज़्यादा एसेट किस साल में घिसती है? फर्स्ट ईयर में। अच्छा, दूसरा और क्या चक्कर है? अब मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछता हूँ। असेट का रिपेयर एंड मेंटेनेंस का खर्चा हर साल बढ़ता है या कम होता है? ये तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा, हर साल बढ़ता है। फर्स्ट ईयर में एसेट का रिपेयर एंड मेंटेनेंस का खर्चा सबसे कम होता है, सेकेंड ईयर में थोड़ा और बढ़ता है, थर्ड ईयर में और बढ़ेगा। ठीक है, अब जरा सोचो, अगर मैं WDV मेथड फॉलो करता हूँ तो क्या होगा? हर साल डेप्रिसिएशन का अमाउंट तो कम होता जा रहा है, लेकिन रनिंग एंड मेंटेनेंस का खर्चा क्या होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो ये मामला सेटअप हो जाता है बिल्कुल कि इक्वल बैठ जाता है हिसाब किताब करीबन करीबन, कि डेप्रिसिएशन तो हर साल मेरा कम होता जा रहा है, ठीक है, लेकिन रनिंग एंड मेंटेनेंस का खर्चा बढ़ता जा रहा है। तो डेप्रिसिएशन भी पीएनएल में जाता है, रनिंग एंड मेंटेनेंस भी पीएनएल में जाता है। तो पीएनएल पे हर साल एक तरीके से इक्वल इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। लेकिन आप यही चीज़ स्ट्रेट लाइन मेथड में देखो जरा। स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन हर साल इक्वल लग रहा है, लेकिन रनिंग एंड मेंटेनेंस का खर्चा तो हर साल बढ़ेगा ही ना, रिपेयर एंड मेंटेनेंस का खर्चा हर साल बढ़ेगा। तो पीएनएल पे हर साल जो दबाव होता है वो बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। ठीक है, समझ में आया क्या? तो लास्ट ईयर में सबसे ज़्यादा एक्सपेंस बुक होगा स्ट्रेट लाइन मेथड में, एक तरीके से देखा जाए डेप्रिसिएशन और रनिंग एंड मेंटेनेंस को मिला के। ठीक है, तो इसलिए अपन स्ट्रेट लाइन मेथड को अवॉइड करते हैं क्योंकि वो टेक्निकली इनकरेक्ट है। तो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। कॉन्सेप्ट समझने क्यों ज़रूरी है? एग्जाम में कभी भी कॉन्सेप्ट नहीं पूछते, लेकिन सीए एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें आप जितने ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे उतना आपकी बिल्डिंग स्ट्रांग बनेगी। ये तो सीपीटी है या फाउंडेशन है, बाद में आईपी इंटरमीडिएट करना है आपको, फिर फाइनल में जाना है। बेस किसका ज़रूरी है? अकाउंट्स का। ठीक है, चलो अब आते हैं अपन कौन सा मेथड पढ़ रहे थे? सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड, है ना। अब आपको मेरी बात आसानी से समझ में आएगी। मैंने आपको क्या बताया? सबसे असेट कौन से ईयर में घिसती है सबसे ज़्यादा? सर फर्स्ट ईयर में सबसे ज़्यादा यूज़ होती है, सेकंड ईयर में और कम, इस तरीके से। तो डेप्रिसिएशन भी किस ईयर में सबसे ज़्यादा लगना चाहिए? फर्स्ट ईयर में। अब आप समझ रहे हो, मैंने जब फर्स्ट ईयर सम ऑफ ईयर डिजिट का मेथड का क्वेश्चन कराया था आपको पीछे, तो 1 लाख मान लो कॉस्ट ली और 5 साल उसकी लाइफ ली, तो मैंने ऐसे डिवाइड कर दिया था, सॉरी 5 4 3 2 1 है ना, ये +1 है, ये बीच में कुछ नहीं है। इनटू किससे किया मैंने फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन लगाने पे? 5 से। आप पूछ रहे थे सर 1 से क्यों नहीं मल्टीप्लाई कर रहे? क्योंकि फर्स्ट ईयर में सबसे ज़्यादा एसेट यूज़ होती है। तो सर अगर सेकेंड ईयर में हम डेप्रिसिएशन निकालेंगे तो आप 5 की जगह किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 4 से। बाकी सब प्रोसीजर सेम रहेगा, समझ में आया? और सबसे अगर फिफ्थ ईयर का डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1 से, क्योंकि सबसे लास्ट ईयर में सबसे कम एसेट यूज़ आती है। तो बच्चे क्या करते हैं, सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड का फॉर्मूला याद कर लेते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट नहीं समझते, तो वो ज़िंदगी भर दिक्कत ही करता है, उनको बार बार रटना पड़ता है। तो ऐसा ना करें, कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करें। ये क्वेश्चन देखते हैं। एक पर्सन है आकाश, उसने मशीन परचेज करी 10 लाख की, उस मशीन की लाइफ है 10 साल की और उसकी स्क्रैप वैल्यू 1,20,000। असेट जो है 1 जनवरी 2010 को पुट टू यूज़ आ गई थी। अब आपसे पूछ रहा है कि डेप्रिसिएशन निकाल के बताइए, ठीक है, और मशीन अकाउंट और डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बताना है आपको। 2015 का आपने एसेट खरीदी किस साल में? 1 जनवरी 2010 को, ठीक है। अब आप इधर देखिए, ये सब नहीं देखना है अपन को ना। 10 लाख कॉस्ट है, डिवाइडेड बाय कितने साल की लाइफ है बताओ? 10 साल की लाइफ थी। आप क्या करेंगे? 10 + 9 + 8 + 7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1। मैथ्स वाले बच्चे APGP का फॉर्मूला अपना अप्लाई कर सकते हैं इस चीज़ को करने के लिए, लेकिन ऐसे कर लो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। तो इन सब का टोटल लगाओगे तो 55 आ जाएगा। तो 10 लाख डिवाइडेड बाय 55 करोगे। अब मैं आपसे पूछूं फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन मतलब 2010 का डेप्रिसिएशन कितना रहा होगा, तो आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 10 से, ठीक है। 2011 का डेप्रिसिएशन कितना रहा होगा, तो आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 9 से, ठीक है। 2012 का डेप्रिसिएशन कितना रहा होगा, तो आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 8 से। 13 के अंदर किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 7 से। और 14 के अंदर किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 6 से। समझ में आया ना?
इस तरीके से। तो 2010 के अंदर फर्स्ट ईयर का डेप्रेशन 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 11 के अंदर 9 से, फिर 12 के अंदर 8 से, फिर 13 के अंदर 7 से, और 14 के अंदर 6 से। अपन से किसका पूछ रहा है ये? 15 का। तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप करके देखो जरा, मैंने भी कैलकुलेटर ले लिया। 10 लाख डिवाइडेड बाय कितना? 55 इंटू कितने साल? 5 साल। तो आ जाएगा जो डेप्रेशन है 2015 का, एक तरीके से, एक सेकेंड, 55, हाँ ये 10 लाख में से ये माइनस कर देना भाई, स्क्रैप वैल्यू, सॉरी, ठीक है। 10 लाख की एसेट नहीं है, 10 लाख में से एक 20 की स्क्रैप वैल्यू माइनस कर दो। स्क्रैप वैल्यू माइनस हो जाती है ना, अपन को पता ही है। तो 880 डिवाइडेड बाय कितना करो आप? पहले 55 इंटू करो आप कितना? 5। तो एक साल का डेप्रेशन जो है 5th ईयर का, जो अपन निकालना चाहते हैं, 6th ईयर का डेप्रेशन कितना आएगा 2015 का? 80,000, ठीक है। अच्छा, ये बैलेंस बीडी कैसे आ रहा है फिगर? 360। आप ऐसा करो, पहले 10 से मल्टीप्लाई करो जो फिगर आ रहा है। 10 लाख डिवाइडेड बाय 55 करो, 10 लाख नहीं सॉरी 880 डिवाइडेड बाय 55, 16,000 हुआ। 16,000 को 10 से मल्टीप्लाई करो 160, फिर 16,000 को 9 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया 144। फिर 16,000 को 8 से मल्टीप्लाई करो, कितना हुआ 128। फिर 16,000 को 7 से मल्टीप्लाई करो, कितना होगा 112। और 16,000 को 6 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया 96,000। तो आज तक इतने सालों का डेप्रेशन लग चुका होगा ये सारा डेप्रेशन। कॉस्ट कितनी है? 10 लाख। अगर मैं 10 लाख में से 160, 144, 128, 112 और 96,000 माइनस कर दूँ तो मेरा फिगर आ रहा है 3,60,000। तो ये 360 मेरा बैलेंस बीडी आ गया एक तरीके से, है ना, ओपनिंग आ गया। और करंट ईयर का डेप्रेशन 80,000, तो क्लोजिंग बैलेंस 280, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। एन्युटी मेथड अपन बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। एन्युटी मेथड और जो इसके बाद सिंकिंग फंड मेथड है, पहले अपन दूसरे मेथड देख लेते हैं। पहले अपन देखते हैं मशीन आवर रेट मेथड। मशीन आवर रेट मेथड क्या कहता है कि जैसे मान लो एसेट की कॉस्ट है, उसमें डिवाइड कर दो मशीन कितने आवर्स चलेगी। मान लो 1 लाख आवर की टोटल लाइफ है ना। मैंने बताया ना, लाइफ जरूरी नहीं ईयर्स में होती है, लाइफ आवर्स में भी हो सकती है, किलोमीटर में भी हो सकती है। तो 10 रुपीज़ पर आवर क्या आ गया, एक तरीके से डेप्रिशन आ गया। अब करंट ईयर में पता लगा 40,000 घंटे मशीन चली है 1 लाख में से। 1 लाख तो पूरी लाइफ है, 40,000 चल गई, तो आपको डेप्रेशन कितना लगा देना चाहिए? 4 लाख का, ठीक है। 4 लाख का आप डेप्रेशन लगा सकते हैं। तो जरा ये क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 30 लाख की कॉस्ट है, 2 लाख की स्क्रैप वैल्यू है। तो पहले 30 लाख की कॉस्ट लो, उसमें से 2 लाख की स्क्रैप वैल्यू को माइनस कर दो। लाइफ जो है टोटल कितनी है? 24,000 घंटे की। तो ये डिवाइड कर देंगे और आपसे डेप्रेशन का अमाउंट पूछ रहा है, कैलकुलेट एनुअल डेप्रेशन, तो इनटू। अब इधर देखो ध्यान से ना, ये लाइफ अपन 24,000 कैसे और एक और तरीके से निकाल सकते हैं। क्वेश्चन दे रहा है पहले से 30 साल तक जो असेट चलेगी वो 3,000 पर ईयर चलेगी, 3,000 आवर्स पर ईयर। तो 3 साल में कितने आवर्स चलेगी एक तरीके से 9,000 आवर्स। ये 4, 5, 6, 3 ईयर हो गए, 2600 ईयर पर पर ईयर चल रही है। तो 2600 इंटू 3 कितना होता है? 7,800 आवर्स, ठीक है। और ये 7, 8, 9, 10 कितने साल हो गए? 4 साल। तो अगर 1800 इंटू कितना कर दूं मैं, 4 से मल्टीप्लाई करूं तो कितने घंटे हो गए? 7200। मतलब ध्यान समझो,
क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है कि पहले 3 साल असेट जो है अपन केवल 3000 घंटे चलाते हैं पर ईयर। तो 3 सालों में टोटल मिला के कितना हो गया, 9000। इस तरीके से अगले चौथे, पाँचवें और छठे साल जो असेट चलती है वो 2600 आवर्स पर ईयर चलती है। तीनों सालों का टोटल हो गया 7800। और इसी तरीके से सातवें, आठवें, नब्बे, दसवें, इन चारों साल असेट जो है वो 1800 आवर्स पर ईयर चलती है। तो उसकी वैल्यू हो गई 7200। तो तीनों को मिला के अगर देखा जाए 9000 प्लस 7800 प्लस 7200 कितना आ गया फिगर, 24000 घंटे। ये मैंने आपको क्रॉस टैली करा दिया। इसलिए क्वेश्चन में टोटल वर्किंग आवर्स कितने दे रखें, 24000। ठीक है, लेकिन ये करने की ज़रूरत नहीं है, अपन ने आपको केवल कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैंने आपको बताया। अब हर साल का डेप्रेशन पूछ रहा है, तो आप बताओ पहले साल का डेप्रेशन कितना आएगा, 3000 घंटे से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है ना, पहले, दूसरे और तीसरे साल का डेप्रेशन यही रहेगा सेम। करके देखो, 30 लाख माइनस 2 लाख, 28 लाख डिवाइडेड बाय 24000 इंटू 3000, तो ये आ गया 3.5 लाख। तो पहले 3 साल का अपन बोलेंगे 3,50,000 पर एनम डेप्रेशन है फॉर फर्स्ट 3 ईयर्स। सर अगले 4, 5, 6 का क्या होगा, 28 लाख। ये 30 माइनस 2 डायरेक्ट कर दो, 28 अपॉन 24,000 आवर्स टोटल लाइफ इंटू कितना, 2600 आवर्स। करके देखो, 28 लाख डिवाइडेड बाय 24,000 इंटू कितना, 2600, तो हो जाएगा 28 लाख डिवाइडेड बाय 24,000 इंटू 2600, तो आ जाएगा 3,03,333। हर साल का डेप आ गया अगले 3 साल के लिए। और लास्ट में 28 लाख डिवाइडेड बाय 24,000 इंटू कितना, 1800। तो इस तरीके से 28 लाख डिवाइडेड बाय 24,000 इंटू कितना, 1800, तो आ जाएगा 2,10,000 के आसपास फिगर आ जाएगा आपका। ठीक है, तो देखो ये हो गया आपका टैली पहले, दूसरे, तीसरे साल का। क्लियर क्या? अब अपन चलते हैं आगे। अगला नेक्स्ट मेथड है प्रोडक्शन यूनिट मेथड। इसमें भी यही होता है, 10 लाख की एसेट की कॉस्ट है, 1 लाख की स्क्रैप वैल्यू है। आपको लग रहा है कि ये डेप्रिसिएबल अमाउंट कितना हो गया, 9 लाख जैसे है ना। आपको लग रहा है कि एसेट जो है वो 2 लाख यूनिट का प्रोडक्शन कर सकती है, लाइफ उसकी प्रोडक्शन यूनिट में निकलेगी। तो डिवाइड कर दो और इस साल जितना प्रोडक्शन किया वो मल्टीप्लाई कर दो, तो डेप्रिसिएशन करंट ईयर का आ जाएगा। कैसे करेंगे सर, देखो जरा क्वेश्चन। एक मशीन है जिसको परचेज किया अपन ने 20 लाख में, जिसकी लाइफ कितनी है, 10 साल, स्क्रैप वैल्यू है 2 लाख की, और मशीन जो है टोटल कितना प्रोडक्शन कर सकती है, 1.5 लाख का। और एक्सपेक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन जो है 1.5 लाख का वो ये है, पहले 3 साल 20,000 पर यूनिट पर साल। ठीक है, तो 3 साल से मल्टीप्लाई करके देखो कितना आएगा, 60,000 आ जाएगा। 4, 5, 6, 7 कितने साल हो गए, 4 साल। ये भी कितना हो गया, 60,000। ठीक है, और 8, 9, 10 कितने साल हो गए, 3, मतलब 30,000। टोटल लगाओ जरा, टोटल आ जाएगा 1.5 लाख। ये क्वेश्चन में अपन को करके जरूरी नहीं है करके दिखाना, बट अपनी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए अपन ने किया। अब मैं आपसे डेप्रिसिएशन पूछ रहा हूँ 1 साल का, तो कैसे निकालेंगे, 20 लाख की तो कॉस्ट है, ठीक है, माइनस स्क्रैप वैल्यू 2 लाख अपॉन लाइफ कितना, 1.5 लाख, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 20,000 से पहले 3 साल के लिए, अगले 4 साल के लिए 15,000 से, और उसके अगले 3 साल के लिए किससे, 10,000 से। तो बताओ जरा कैसे डेप्रिसिएशन आएगा, 18 लाख अपॉन 1.5 लाख इंटू कितना, 20,000। तो पहले साल का डेप्रिसिएशन जो आएगा वो पहले, दूसरे, तीसरे का 240 आ जाएगा। फिर ऐसे ही आप 15,000 से मल्टीप्लाई कर देना तो 81 आ जाएगा, और 10,000 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 12,000, 1,20,000 आ जाएगा। ठीक है, चले डिप्लीशन मेथड।
देखो जो डेप्रिसिएशन अपन लगाते हैं वो सारे एसेट पे लगाते हैं, केवल माइंस को छोड़ते हुए। माइंस या क्योरीज पे अपन क्या लगाएंगे, डिप्लीशन मेथड। क्योरीज भी एक तरीके से माइन होती है, तो इस पे अपन डिप्लीशन लगाएंगे क्योंकि इसमें क्या है, अंदर सामान फिक्स होता है। कोयला है, कोयले की माइन में अंदर कोयला फिक्स है, इतना ही निकलेगा, तो पहले से ही पता है कोयला इतना निकलेगा, तो ये डिप्लीट होती है, अपन कहते हैं इसके लिए डिप्लीट होना। ठीक है, जरा देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। 1 करोड़ की कॉस्ट है, लीज पे लिया आपने, मैंने आपको बताया था नेचुरल रिसोर्स अपन लीज पे लेते हैं हमेशा, और इसमें टोटल कोयला जो निकलेगा 2 लाख टन का निकलेगा, और इतना इतना कोयला निकलेगा, 13, 14, 15 में निकल चुका है। आप डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे, सिंपल, 1 करोड़ की कॉस्ट है, लाइफ है 2 लाख टन, ठीक है, इनटू पहले साल कितना कोयला निकाल दिया आपने, 2000 का, 2000 मिनरल टन निकाल दिया आपने। तो आप क्वेश्चन को सॉल्व करो कैलकुलेटर पे, 1 करोड़ डिवाइडेड बाय 2 लाख इंटू 2000, तो पहले साल का डेप्रिसिएशन कितना आएगा, 1 लाख। ठीक है, फिर ऐसे ही 1 करोड़ डिवाइडेड बाय 2 लाख, 50 इंटू कितना, 10,000, ये 2000 की जगह नेक्स्ट ईयर में कितना हो जाएगा, 10,000, तो अमाउंट डेप्रिसिएशन कितना आ जाएगा, 5 लाख, और थर्ड ईयर में ये 10,000 की जगह कितना हो जाएगा, 15,000, तो 1 करोड़ डिवाइडेड बाय 2 लाख इंटू 15,000, तो डेप्रिसिएशन कितना आएगा, 7.5 लाख। तो पहले साल का 1 लाख, दूसरे साल का 5 लाख, तीसरे साल का 7.5 लाख। ठीक है, तो देखो जरा, 1 लाख, 5 लाख और 7.5 लाख, बाकी सब तो सेम है। आपने असेट खरीदी कितने की है, 1 करोड़ की, तो टू बैंक, डेप्रिसिएशन लगा 1 लाख का पहले साल, तो असेट की वैल्यू बची 99 लाख, उसको अपन ने ओपनिंग बैलेंस में लिख दिया बीडी में, फिर डेप्रिसिएशन 5 लाख लग गया, तो क्लोजिंग बैलेंस आ गया 94 लाख, 94 में से 7.5 गए तो क्लोजिंग बैलेंस 86,50,000 का। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही कर लो आप, रिवीजन है ना, रिवीजन करने के बाद अपन फिर आप लोग एक बार रिवाइज कर लो, फिर अपन नेक्स्ट क्लास में ये सब चीज़ें पढ़ लेंगे, लेकिन रिवीजन ज़रूरी है, बिना रिवीजन के काम नहीं चलेगा। ठीक है, थैंक यू।